Hello everyone, we are here to start chapter क्लास 7 का चैप्टर 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हाउ आर द सिख्स ऑर्गेनाइज इन द 18th सेंचुरी, यानी कि जो सिख थे वो कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखे थे 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो इसमें आंसर है आपका इन द 18th सेंचुरी द सिख्स वर ऑर्गेनाइज इनटू ए मिलिट्री कॉन्फेडरेंसी नोन एज द मिसल्स। ठीक है, यानी कि क्या है इसमें कि सिख्स जो थे वो क्या थे कि आपके एक मिलिट्री कॉन्फेडरेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मिलिट्री ग्रुप में थे वो। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। ठीक है, द मिसल्स वर इन ए रीजनल किंगडम्स और confederacies that were ruled by the different such as chieftains और सरदार्स। ठीक है, तो जो सिख कम्युनिटी में जो चीफेंस होते हैं और जो सरदार्स होते हैं वो क्या कर रहे थे कि अपने एक मिलिट्री कॉन्फिडेंसी को या एक किंगडम को, रीजनल किंगडम्स को वो क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, यानी कि उस पर रूल कर रहे थे। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से रूल कर रहे थे वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है आपका ईच मिसल्स हैड इट ओन आर्मी administration and territory, but they were all united under the broader umbrella of the Sikh खालसा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे कि जो मिसल्स थे वो क्या थे, ग्रुप में बटे हुए थे, लेकिन क्या थे कि वो सभी जो थे वो एक जगह पे ही थे, मतलब एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे थे। वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ ये थी कि आपके सिख के लिए काम करना या फिर एज अ सिख खालसा की तरह काम करना। ठीक है, यानी कि वो ग्रुप्स में भले बटे थे तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपना ग्रुप में बैठ के काम करते थे और वो काम भी किसके लिए करते थे, खालसा के लिए, यानी सिख खालसा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डिड द मराठा वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन। द मराठा वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन फॉर सेवरल रीजंस। अब क्या इसके रीजंस हैं, मतलब मराठा ऐसा क्या चाहते थे और वो जो इंडिया के साउथ साइड में वो क्यों आना चाहते थे, क्यों उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे, तो ये जो है हम हाँ, तो पहला है इसमें हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारा, यानी कि वो किस लिए चाहते थे कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, द मराठा sought to control the rich and fertile region of the northern India which will provide access to the new market resources and revenue streams। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके जितना आपके पास लैंड रहता है उतना आपका लैंड रिवेन्यू रहता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि लैंड पे जो है कि काम होगा तो उस पर क्या होता है, वहाँ से एक टैक्सेशन, एक रिवेन्यू निकल के आता है। तो वो क्या कराता है कि एक टेरिटरी को, एक किंगडम को रिच कहलाता है। ठीक है, अब लाइन टू लाइन समझेंगे इसका मतलब द मराठाज सॉट टू कंट्रोल द रिच एंड फर्टाइल रीजन्स। ठीक है, तो मराठा का यहाँ पे प्रयास रहता है कि हम जो है एक बेटर जो है कि कंट्रोल करेंगे अपने रीजन को और उपजाऊ बनाएंगे, यानी कि उसको रिवेन्यूएबल रिसोर्स की तरह देखेंगे। ठीक है, और उसी को जो है वहीं से जो है कि रिसोर्स रिवेन्यू हमें मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ होगा, ये आपका नॉर्थर्न इंडिया में होगा। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ साइड में which will provide access to the न्यू मार्केट रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे हमारा एक नया मार्केट रिसोर्सेज निकल के आएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमें एक रिवेन्यू मिलेगी। ठीक है, फिर अगला है हमारा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। बाय एक्सपेंडिंग बियॉन्ड डेक्कन द मराठा एम्ड टू क्रिएट ए बफर जोन अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे कि वो डेक्कन में इसलिए भी आना चाहते थे ताकि वो जो है कि एक बफर जोन बना सके, अपना एक सेफ जोन बना सकें, अपना एक पर्टिकुलर एरिया बना सकें। और क्या है कि वाटर जब सरफेस रहता है पोटेंशियल, वहाँ पे जो है कि साउथ साइड में, डेक्कन साइड में इंडिया के, वहाँ पे क्या होता है कि वो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि आर्मी वगैरह कम हमला कर पाती हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या होता है कि एक सेफ जोन बन जाता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियल एम्बिशियस। ठीक है, द मराठाज हैड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियल एम्बिशंस विच ड्रोव देम एक्सपेंड देयर टेरिटरी। ठीक है, तो मराठा क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंस, यानी कि
एक स्ट्रॉन्ग सेंस रखते हैं नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। और अपना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक एम्बिशन लेके चलते हैं। एम्बिशन मतलब एम, ठीक है, अपना एक एम लेके चलते हैं, ताकि वो जो है कि मतलब उनका बेसिकली मराठास का क्या रहता है कि एम ही क्या रहता है, एक राष्ट्रवाद की तरफ, ठीक है। वो पूरे राष्ट्र को एक जैसा देखना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि पूरे एक्सपेंड को, टेरिटरी को अपने डेक्कन साइड तक भी बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक मर्चेंट एंड bankers today have the kinds of influence they had in the 18th century। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मर्चेंट्स थे और जो बैंकर्स थे वो क्या आज के टाइम पे कोई भी इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आज के समय पे वो क्या उनका कोई भी प्रभाव दिखता है जो कि पहले 18th सेंचुरी में भी था और आज भी ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम आंसर में जानते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। Merchants and bankers continue to play a significant role in the ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, जो मर्चेंट्स थे और जो हमारे बैंकर्स थे वो हमेशा जो है कि हमारे इकोनॉमी में एक बेटर एक्टिविटी परफॉर्म किए हैं, ठीक है, इन द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि मतलब ग्लोबल में यानी कि वैश्विक तरीके से, यानी कि विश्व भर में जो है कि मर्चेंट्स और बैंकर्स जो है कि हमेशा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किए हैं, ठीक है। देयर इन्फ्लुएंस हैज़ इन्वॉल्व इन द डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इज़ इन द 18th सेंचुरी एंड हेयर इज़ द रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि 18th सेंचुरी में जो भी चीज़ें था और उससे ज़्यादा रिवॉल्व किए हैं, मतलब और बेटर हुआ है, ठीक है। जो भी कंडीशंस हमारे पहले थे 18th सेंचुरी में थे, आज वो 21st सेंचुरी में वो चीज़ नहीं है, उससे और ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, ठीक है। फिर इसमें क्या है हमारा पहला है फाइनेंशियलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केट एंड द इंस्टीट्यूशन हैज़ गिवन द बैंकर्स एंड द फाइनेंशियल्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि हमारे जो मर्चेंट होते हैं और जो मर्चेंट हैं आपके और बैंकर्स हैं, वो क्या करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को लेकर के, एक इकोनॉमिक को बूस्ट करने में, ठीक है। यानी कि एक बैंक क्या करता है कि फाइनेंस भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और क्या होता है कि उससे हमारी एक वैश्विक इकनॉमी यानी कि विश्व की इकनॉमी जो है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। फिर अगला है हमारा ग्लोबल एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो मर्चेंट और ट्रेडर से क्या होता है कि हमें जो है कि एक तरह से एक वाइटल रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, ठीक है, मर्चेंट और ट्रेडर्स, ठीक है। तो मर्चेंट क्या होते हैं, मतलब मर्चेंट क्या करते हैं और ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इंटरनेशनली ट्रेड को कैप्चर करते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कॉमर्स यानी कि चीज़ों का ट्रेड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि शहर से मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाना, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में ले आना, ठीक है। तो कॉमर्स का बेसिकली यही मतलब होता है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। और सप्लाई चेन बन जाता है एक, कि आप हमको देंगे, मतलब आप बाहर भेजेंगे और बाहर की चीज़ों को अंदर लेंगे, ठीक है, आपको जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी गुड्स की। फिर अगला है हमारा नेटवर्क एंड रिलेशनशिप्स। दे ऑफन मेंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स इनेबलिंग दैम टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल ट्रेड्स का ही व्यापार करोगे। और होता क्या है कि जब आप ट्रेड करते हो तो अब आप कहीं भी कोई भी गुड्स बेचते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल गुड्स बेच रहे हो, एक तरह से एक रिलेशन भी बनता है, ठीक है, जिसको आप गुड्स दे रहे हो, और एक नेटवर्क भी बन जाता है कि आप जो है किस चीज़ों को सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ से जर्मनी सप्लाई करना हो, तो अगर वहाँ पे क्या है आपका रिलेशन अच्छा है तो आप जो है कि ईज़िली सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर जर्मनी से आपका यूएसए जो है कि वो भी जा सकता है, वहाँ तक भी गुड्स जा सकता है। तो ये किसके बदौलत हो पाता है, नेटवर्क और रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमें जो है कि इनेबल करता है जो ट्रेडिंग वगैरह है, ठीक है, जो ट्रेड वगैरह है, ठीक है। थैंक्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू।